Hello gentlemen, how you are doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I am here to help you in your CDS preparation. So आज हम अपने पॉलिटी का फोर्थ लेक्चर देखेंगे, ठीक है, और जिसके अंडर में हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स। शेड्यूल्स, ठीक है। तो ये शेड्यूल्स क्या है? इस शेड्यूल्स बेसिकली होते कितने, देखो, जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना हमने लागू किया था, ठीक है, तो उस टाइम पर 8 शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। राइट नाउ कितने हैं? अभी कितने हैं? 12 शेड्यूल्स, ठीक है, 12 शेड्यूल्स है। तो बेसिकली शेड्यूल्स क्या होते हैं ना, शेड्यूल्स एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कुछ सर्टेन आर्टिकल्स है ना, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स है, 400 प्लस आर्टिकल्स है, ठीक है, उसमें से कुछ सर्टेन आर्टिकल्स के बारे में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, शेड्यूल्स। ऑलराइट, तो हम शुरू कर लेते हैं अपने पहले शेड्यूल से। फर्स्ट शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है। देखो फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया हुआ है ना, फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है, इट कंटेन्स नेम एंड टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और क्या है इसमें? नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड देयर एक्सटेंट, ठीक है। देखो फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया है, जो आपके स्टेट्स हैं, स्टेट्स उनके नाम दिए गए हैं, ठीक है, और उनके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है? पावर और अथॉरिटी। बेसिकली जो उन स्टेट्स है ना, तो उन स्टेट्स की जो टेरिटोरियल अथॉरिटी है, टेरिटोरियल पावर है, जैसे अगर ये स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट है, तो मतलब ये डिफाइन किया गया है इसकी बाउंड्रीज, कि इस स्टेट की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो इस बाउंड्री के अंदर ही अपनी पावर को यूज कर सकती है, ठीक है। तो स्टेट्स का नेम दिया गया है और उनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार, हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र का अधिकार, ठीक है, कितने क्षेत्र में उस स्टेट का अधिकार है, ठीक है। ऑल राइट, और इसी के साथ साथ इसमें यूनियन टेरिटरी का भी, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, उनका नाम दिया हुआ है, और एक्सटेंड दिया, और उनका एक्सटेंड बेसिकली उनकी भी, कि उनका एरिया कितना है, ठीक है, वो भी इसमें दिया हुआ है। ऑलराइट, तो इस टाइम हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूटीज हैं? इस टाइम हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया फर्स्ट शेड्यूल। फिर आता है आपका सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में क्या दिया गया है? सेकंड शेड्यूल, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में दिया हुआ है, इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू emoluments, allowances and privilege, ठीक है, ऑफ किसकी? देखो इसमें क्या दिया है, इट कंटेन्स प्रोविजन इन रिलेशन टू इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है सैलरी, ठीक है, सैलरी, अलावेंसेस एंड प्रिविलेज, ठीक है। अलावेंस, सैलरी के ऊपर कितना अलावेंस मिलता है, जैसे देखा नहीं है, जैसे अगर कोई लेट्स सपोज कोई फौजी है, ठीक है, और वो किसी हार्ड एरिया में पोस्टेड है, ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रा मनी मिलता है जिसको हम अलावेंस कहते हैं, ठीक है, उसको अलावेंस मिलता है। या फिर लेट्स सपोज कोई बैंक का बंदा है, ठीक है, वो अपने घर से दूर कहीं पर बैंक में जॉब कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट बेसिकली बैंक में है, ठीक है, तो उसको जो बैंक होगी वो अलावेंस देती है, रहने खाने का और ट्रैवल अलावेंस वगैरह ये सब मिलता है उसको, ठीक है। तो इस टाइप से अलावेंस है। और प्रिविलेज, एडवांटेज क्या क्या है, ठीक है, जैसे कि छुट्टी में मिल रही है, बोनस मिल रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रिविलेज में आ जाती है, ठीक है। तो किस किस की दी गई है शेड्यूल सेकंड में, किस किस की ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो हम देखते हैं। पहले चीज़ करता हूँ,
सबसे पहले आते हैं आपके प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी दी गई है सेकंड शेड्यूल में, अलावेंस दी गए हैं और उनको क्या एडवांटेज या प्रिविलेज मिलते हैं, ठीक है। दूसरा, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स, जो हमारे स्टेट्स होते हैं, ठीक है, उनके गवर्नर्स की, ठीक है। तीसरा आता है आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। और किसकी दी गई है इसमें? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, आरएस राज्यसभा। फिर और किसकी दी गई है? स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है। जो आपकी स्टेट की जो असेंबली होती है ना, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, उसके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। और फिफ्थ पे कौन आता है? चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है आपकी, ठीक है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक स्टेट में होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होंगे और लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होंगे। सेम इसी तरीके से जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसमें एक लोकसभा होती है, राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा के स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर एंड राज्यसभा के चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। ऑलराइट, फिर आता है 7वें नंबर पे आते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस की भी इसी में सैलरी अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस इंक्लूडेड है। और लास्ट में कौन है? आपके कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि कैग, इनकी भी सैलरी अलाउंस है, प्रिविलेजेस इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो आपको ये जितने भी मैंने पोस्ट बताई है ना, ठीक है, ये सारी पोस्ट आपको याद रखनी कि इन्हीं की मेंशन्ड है, ठीक है, शेड्यूल्ड सेकंड में सैलरीज वगैरह, ठीक है। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इसमें से किसकी सैलरी मेंशन नहीं है शेड्यूल 2 में, ठीक है, तो आपको अगर ये सारे पता होंगे तो कोई भी ऑप्शन डालेगा आप कर पाओगे, ठीक है। ऑल राइट, फिर आपका थर्ड शेड्यूल आता है, थर्ड शेड्यूल, ठीक है। उसमें है इट कंटेन्स फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस, ठीक है। फॉर, इसमें जो ओथ्स और अफर्मेशन मेंशन्ड है, ठीक है, ओथ्स एंड अफर्मेशंस मेंशन्ड है। देखो ओथ एंड अफर्मेशन में क्या अंतर है, ठीक है। ओथ जो होती है ना, वो होती है शपथ, शपथ बेसिकली जो शपथ होती है, ठीक है, वो किसी के नाम पे दिलवाई जाती है, ठीक है, यानी शपथ जो है वो दिलवाई जाती है। और अफर्मेशन जो होती है बेसिकली, ठीक है, अफर्मेशन आप कह सकते हो प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, ठीक है, वो ली जाती है, ली जाती है। जैसे मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस बार मैं सीडीएस निकाल के ही मानूंगा, ठीक है। और शपथ कह सकते हो आप, आपके आपके घर वालों ने आपको पकड़ा, ठीक है, और आपसे कहा
बोल मेरे पीछे, इस बार तो सीडीएस निकाल के रहेगा, ठीक है। तो आपने जो उनके पीछे रिपीट किया ना, वो हो गई शपथ है। और अगर आप खुद से डेडिकेटेड इंसान हो और आपने खुद से कहा कि मैं इस बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सीडीएस निकालूंगा, तो वो प्रतिज्ञा हुई, खुद से ली जाती है वो प्रतिज्ञा, और जो कोई दिलवाता है वो ओथ या फिर शपथ, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ऑलराइट, तो इसमें ओथ एंड अफर्मेशन किसकी किसकी किस किस बंदे की हैं, किस किस पोस्ट की हैं, ठीक है। सबसे पहला है इसमें यूनियन मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे है पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स, ठीक है। पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स। तीसरे पे है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। चौथे पे है सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, जजेस, ठीक है। फिफ्थ पे है कैग भाई साहब आपके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। एफ या सिक्स पे हैं आपके, जैसे उसमें तो यूनियन मिनिस्टर यानी सेंटर के जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। और यहाँ फिर आता है आपका छठे नंबर पे स्टेट मिनिस्टर्स, जो आपके स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है, वो। फिर जी पे आता है आपका सेवेंथ हो गए, 1 2 3 4, सेवेंथ नंबर पे आता है आपका जो इलेक्शन कैंडिडेट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे कि यहाँ पर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो इलेक्शन वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं, और यहाँ पर इलेक्शन कैंडिडेट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, ठीक है, जो जो स्टेट की असेंबली के लिए बेसिकली इलेक्ट होंगे, ठीक है। फिर एच, ये है आपका स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स, ठीक है। जैसे वहां पर पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, यहाँ पर स्टेट की लेजिस्लेचर के मेंबर्स होंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर लास्ट है आपका हाई कोर्ट जजेस, ऊपर सुप्रीम कोर्ट जजेस है, यहाँ पर हाई कोर्ट जजेस है, हाई कोर्ट जजेस। तो आपको, अगर आपको इतना भी याद है ना कि यूनियन, आपको अगर ये वाला पार्ट भी याद है यहाँ तक, कैग तक, ठीक है, तो आप नीचे वाला अपने आप कर लोगे। ये हो गया आपके सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। और ये वाला पार्ट है आपका, आप कह सकते हो स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, बट मैंने एक तरीके से बताया कि अगर आपको ये जो याद है आपको, अगर सीक्वेंस, तो आप स्टेट के लिए इसी सीक्वेंस को रख सकते हो, ठीक है। याद बेसिकली आपको याद हो जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। फिर फोर्थ शेड्यूल आता है आपका, फोर्थ शेड्यूल, ठीक है। इट कंटेन्स प्रोविजंस, ठीक है, रिलेटिंग टू या रिलेटेड टू, ठीक है, रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या है, इसमें प्रोविजन दी गए हैं कि जो राज्यसभा में सीट्स होंगी ना, ठीक है, तो कितनी सीट किस यूनियन टेरिटरी को दी जाएगी, किस स्टेट या फिर किस यूनियन टेरिटरी को कितनी सीट्स एलोकेट करनी है। तो सीट का एलोकेशन राज्यसभा में फोर्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर कलर चेंज करते हैं, ग्रीन, ठीक है। फिर फिफ्थ शेड्यूल आता है आपका, फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। ये इसमें क्या है, इट कंटेन्स प्रोविजंस, ठीक है, रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, इसमें प्रोविजन दिए गए हैं
एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के, ठीक है, बेसिकली किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होगा और किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा शेड्यूल्ड एरियाज को एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, ठीक है। तो ये पावर किसके पास है, कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन की शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, ये है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, ठीक है, एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल करने की शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को, ठीक है। ऑलराइट, फिर आपका 6th शेड्यूल आता है, 6th शेड्यूल, ठीक है। इसमें है इट कंटेन्स प्रोविजंस, ठीक है, इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ के बाद में जो स्टेट्स के नाम है वो कलर चेंज करके लिख देता हूं तो आपको बिल्कुल याद रह जाएंगे, ठीक है। मेघालय, आसाम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो बेसिकली जो मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज है ना, ठीक है, उनका कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे 6th शेड्यूल में दिया गया है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आपको ये चारों स्टेट्स याद रखने की 6th शेड्यूल में, ठीक है, किन स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज का जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो दिया हुआ है। तो वो है मेघालय, आसाम, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। तो इनको अगर याद रखना हो तो इनकी ट्रिक ले लो, MATM, ठीक है, MATM। तो 6th शेड्यूल में कौन से स्टेट्स हैं उनको आप नोट कर सकते हैं मातम से, मातम, ठीक है, जो अक्सर बच्चों का जब पेपर नहीं निकलता है तो होता है उनके आसपास मातम का माहौल, ठीक है। तो पढ़ते रहिए बिल्कुल अच्छे से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया से, तो मातम नहीं होगा, खुशियाँ होंगी। मतलब पढ़ोगे कहीं से भी यार तो पढ़ने वालों को तो मतलब सक्सेस मिलती है, ठीक है, तो उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, आप हार्डवर्क करोगे सो इट विल गिव यू द रिजल्ट, ठीक है। तो मातम बेसिकली M से मेघालय, A से असम, T से त्रिपुरा एंड M से मिजोरम, ठीक है। पढ़ो यार, कहीं से भी पढ़ो, मेरे से पढ़ो, किसी से पढ़ो, पेपर निकालना इज योर प्रायोरिटी, ठीक है, वही सबसे टॉप पे होनी चाहिए। ऑलराइट, फिर 7th शेड्यूल आता है आपका, 7th शेड्यूल, ठीक है। इसमें दिया गया है, ठीक है, इसमें बेसिकली डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। बेसिकली इसमें पावर को डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, किस तरीके से, ठीक है। इसमें 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट दी हुई है, ठीक है। इसमें 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट दी गई हैं और इन लेजिस्लेटिव लिस्ट में टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन लेजिस्लेटिव लिस्ट में टॉपिक हैं जिन पर जो है लॉ बनने हैं, जिन पर जो लॉ बनेंगे या लॉ बनते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पीछे लिख देता हूँ, दूसरे पेज पे लिख देता हूँ। देखो पहली जो लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट में जो भी टॉपिक्स मेंशन्ड है, ठीक है, यूनियन लिस्ट में जो भी टॉपिक्स मेंशन्ड है, ठीक है, उन पर लॉ कौन बना सकता है, ठीक है, उन पर लॉ बनाएगी पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के पास होगी लॉ मेकिंग पावर, ठीक है, लॉ मेकिंग पावर यूनियन लिस्ट के टॉपिक्स पे पार्लियामेंट के पास होगी। फिर दूसरी आती है आपकी स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक्स मेंशन होंगे, ठीक है, उनके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास होगी, ऑब्वियस सी बात है स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी, ठीक है, लॉ मेकिंग पावर, ठीक है। और फिर एक आती है आपकी कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। इसमें लॉ बनाने की पावर किसके पास होगी, इसमें लॉ बनाने की पावर आपके पास बेसिकली सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी बेसिकली पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बेसिकली ये दोनों लोग जो कॉन्करेंट लिस्ट में टॉपिक्स
प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही बेसिकली लॉज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, कंकरेंट लिस्ट में जो टॉपिक मेंशन है उनमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। और एक चीज याद रखना यहाँ पर, इफ अ क्लैश अकर्स बिटवीन द डिसीजन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, देन डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखो लॉ बनाने की जब बात आई है, ठीक है, किसी टॉपिक पर, और वहां पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्लैश हो गया ना, ठीक है, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन जो है वो माना जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन डोमिनेंट हो जाता है। तो यहां से वो बात याद आई आपको, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर यहाँ पर बेसिकली जो हमारे देश में कहा गया है कि हमारे देश में एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है। तो देखा आपने, जब क्लैश हुआ तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन माना गया, ठीक है। तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। तो ये जो यूनियन लिस्ट है ना, ठीक है, तो देखो यहाँ पर टॉपिक्स देख लो कितने कितने हैं यूनियन लिस्ट में, ठीक है। बेसिकली टॉपिक कह लो या सब्जेक्ट्स कह लो, ठीक है, 100 सब्जेक्ट्स है, ठीक है, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स है। ओरिजिनली कितने थे, ओरिजिनली थे आपके 97 टॉपिक्स, ठीक है, 97 टॉपिक्स है ओरिजिनली। इसी तरीके जो स्टेट लिस्ट है, ठीक है, उसमें अभी कितने हैं सब्जेक्ट, उसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं अभी, ठीक है। ओरिजिनली कितने थे, ओरिजिनली थे 66, ठीक है, यानी कि बेसिकली 5 जो हैं वो इसमें कम हो गए हैं, ठीक है। और कंकरेंट लिस्ट, इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, इसमें है 52 सब्जेक्ट्स। ओरिजिनली कितने थे, ओरिजिनली थे इसमें 47, यानी आप देखो यहाँ पर ओरिजिनली 47 थे कंकरेंट लिस्ट में, अब 5 इसमें बढ़ गए हैं, और जो स्टेट लिस्ट में थे 66 अब वो 61 रह गए, यानी 5 कम हो गए। तो ये जो 5 स्टेट लिस्ट में कम हुए हैं ना, ये जो 5 टॉपिक कम हुए हैं, ठीक है, वो आपकी कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए गए, ठीक है। अब पहले जिन सब्जेक्ट्स पे सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता था, अब उन सब्जेक्ट्स को कंकरेंट लिस्ट में डालने के बाद स्टेट और सेंटर दोनों उन सब्जेक्ट्स पर लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 बेसिकली जो आपके सब्जेक्ट्स थे वो कौन कौन से थे, देखो ये ट्रांसफर किससे हुए थे, ये ट्रांसफर हुए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से इनको स्टेट लिस्ट से 5 टॉपिक्स को, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से, ठीक है। और एक काम और हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, अगर किसी को याद हो, ठीक है, अगर पढ़ा होगा तो याद होगा कि इसमें हमारे जो प्रियम्बल था, ठीक है, उसमें 3 न्यू वर्ड ऐड करे गए थे, ठीक है, कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से प्रियम्बल में ऐड किए थे, ठीक है, ऑलराइट। तो ये जो 5 टॉपिक थे ना, जो 5 सब्जेक्ट्स कह लो, ठीक है, जो 5 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, वो कौन कौन से थे, वो थे एक था आपका फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो लॉ बनेंगे वो कंकरेंट लिस्ट में आ गए थे। एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन आपका वेट्स एंड मेजर्स, नापने तोलने की यूनिट्स वगैरह जो बेसिकली था, वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। प्रोटेक्शन, या लिख लो 1 2 3 4, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, एंड बर्ड्स। और 5th पॉइंट में पीछे लिखा दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा है वो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर फिफ्थ जो टॉपिक था वो था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जिस तरीके से जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली जो डिफरेंट कोर्ट्स है ना, ठीक है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन और उनकी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाली गई थी, एक्सेप्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को छोड़ के बाकी जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। बाकी कोर्ट जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हो गए। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर और देख लो, ठीक है, अगर जैसे देखो जो सब्जेक्ट जो है बेसिकली आपने जो बेसिकली यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में मेंशन कर दिए, ठीक है। अब अगर ऐसा कोई टॉपिक होता है ना, एनी टॉपिक, ठीक है, एनी टॉपिक विच इज नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, जो तीन लिस्ट है यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, अगर कोई टॉपिक है जो कि इन तीनों लिस्ट में मेंशन नहीं है, ठीक है, तो उस पर लॉ मेकिंग पावर किसके पास होगी? लॉ मेकिंग पावर किसके पास होगी? ये होगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट के पास। ठीक है, पार्लियामेंट या फिर कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे टॉपिक्स पे, ऐसे सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगी। ठीक है, और इस पावर को हम कहते क्या है? ठीक है, इस पावर को हम कहते क्या है? इस पावर को हम कहते हैं रेजिडुअरी पावर ऑफ पार्लियामेंट। ये बेसिकली पार्लियामेंट की रेजिडुअरी पावर कहलाती है, जिसके तहत कोई भी ऐसा टॉपिक जो तीन लिस्ट में मेंशन नहीं है उस पर लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आई होगी। फिर आता है आपका एट्थ शेड्यूल। एट्थ शेड्यूल, 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 ठीक है। बेसिकली हमारे देश में लैंग्वेजेस कितनी है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे देश में 22। सो इट डील्स विद 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे देश में, ठीक है, जिनको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका मेंशन मिलता है। ठीक है, तो ये मैं आपको लिखवा देता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड बस। देखो, पहले नंबर पे आपकी आसामीज, जो आसाम में बोली जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपकी बंगाली, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपकी बोडो, ठीक है। चौथे नंबर पे है डोगरी। पांचवें नंबर पे है गुजराती, ठीक है। छठे नंबर पे है हिंदी। सेवेंथ नंबर पे है आपकी कन्नड़, ठीक है। एट्थ नंबर पे है कश्मीरी, ठीक है। नाइन्थ नंबर पे है कोंकणी, ठीक है। 10th नंबर पे है मलयालम, मलयालम, ठीक है। 11th नंबर पे आपकी मणिपुरी, मणिपुरी। फिर आपकी मराठी, ठीक है। फिर आपकी मैथिली। फिर नेपाली। फिर उड़िया, ठीक है। फिर क्या है? फिर आपकी है पंजाबी, ठीक है। फिर है आपकी संस्कृत। फिर है संथाली, सिंधी, 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 ठीक है, SINDHI, सिंधी। 20 पे आपकी तमिल। 21 तेलुगु, ठीक है।
एंड 22 उर्दू। ठीक है, तो बेसिकली मतलब ये ऑर्डर इनका ऐसे एज इट इज ऑर्डर में याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक चीज, एक आइडिया होना चाहिए इसका, इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, आपको बेसिकली इनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। जब 2-4 बार पढ़ोगे ना तो एक आइडिया लग जाएगा, तो अगर आपसे बाई चांस कहीं से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इस लैंग्वेजेस पे, तो आप कर पाओगे। ठीक है, तो एक बात याद रखना, इसमें हमारी इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश वो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज में रिकॉग्नाइज नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश हमारी देश की कोई किसी भी तरीके से ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, और ये मैंने बस ये ऐसा नहीं कि इसी हिसाब से ये मेंशन्ड है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ अल्फाबेट वाइज इनको लगा दिया है। ठीक है, तो एक बार पढ़ोगे, जब पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, बस एक आइडिया होना चाहिए, फेयर आइडिया होना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको इतना बताना चाहिए कि हाँ इसका मेंशन्ड है। ठीक है, फिर देखो ओरिजिनली ना, ओरिजिनली हमारे पास 14 ऑफिशियल लैंग्वेज थी, 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, बट फिर धीरे धीरे अमेंडमेंट होते रहे। ठीक है, और नई नई लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा मिलता गया। तो बेसिकली ओरिजिनली थी 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, फिर 8 उसमें जुड़ गई, तो अब है हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ठीक है, तो देखो पहले थोड़ा चेंज करते हैं, लेट्स सेक इट ब्लू। ठीक है, तो जो हमारी लैंग्वेज थी ना, सिंधी, सिंधी, ठीक है, सिंधी, वो ऐड हुई थी, एडिट थ्रू किसके द्वारा ऐड हुई थी, वो हुई थी 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। तो ये बात याद रखने वाली है कि सिंधी ऐड हुई थी थ्रू 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। ठीक है, सिंधी, सिंधी। ठीक है, फिर आपकी ऐड हुई थी इसमें कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। कोंकणी, कोंकणी या कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली जो थी, वो कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, एडिड। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट से, 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ठीक है, ये हो गया ये। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, संथाली या संथली। ठीक है, ये ऐड हुई थी, एडिड थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट, 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। ठीक है, और फिर जो आपकी उड़िया लैंग्वेज है ना, उड़िया, ठीक है, उड़िया, पहले उसको उड़िया कहते थे, उड़िया, उड़िया। ठीक है, तो उड़िया रिनेम्ड टू उड़िया, उड़िया का नाम बदल के उड़िया कर दिया गया था, बेसिकली आर की जगह डी ला दिया गया था। ये कौन सा अमेंडमेंट से हुआ था, ये हुआ था 96 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। ठीक है, तो 96 अमेंडमेंट एक्ट 2011 से उड़िया का नाम उड़िया कर दिया गया था। तो बेसिकली ये चारों बातें, ये लैंग्वेज कब कब ऐड हुई हैं, ठीक है, ये आपको ये बेसिकली चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे। ऑलराइट, ठीक है, फिर आता है आपका 9th शेड्यूल, 9th शेड्यूल। ठीक है, ये है, पहले लिख लो, इट, मतलब मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इट डील्स विद द स्टेट एंड एक्ट्स एंड regulations that deal with land reforms and abolition of the जमींदारी या जमींदारी सिस्टम। ठीक है, इट also deals with the acts and regulations of the parliament dealing with the other matters। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखो, इट डील्स विद स्टेट एक्ट्स, जो आपके स्टेट में जो एक्ट्स हैं और रेगुलेशंस हैं, जो कि लैंड रिफॉर्म्स, बेसिकली आपको पता होगा जो सरकार क्या करती है, बेसिकली जो लैंड होती है, ठीक है, उसका बेसिकली
आप कह सकते हो कि बंटवारा करती है, ठीक है, बंटवारा या उसको बांट देना या फिर लैंड को दोबारा से रिफॉर्म करना। अगर इतनी लैंड थी, ठीक है, और यहाँ पर अगर एक लैंड अलग थी तो उसको मिला सकती है, बांट सकती है, ठीक है, तो इसको हम लैंड रिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। लैंड रिफॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जो पहले एक जमींदारी सिस्टम हुआ करता था ना, जिसमें कि मतलब एक बंदे की जमीन हुआ करती थी, ठीक है, और वो वहां पर जो छोटे छोटे पीजेंट्स वगैरह होते थे, फार्मर्स होते थे, ठीक है, उनको वो उस पर खेती करने के लिए बोलता था कि आप इसमें अपनी फसल लगा सकते हो, ठीक है, आप इसमें खेती कर सकते हो मेरी जमीन पे, और फिर उस खेती के बदले इनको इसको पीजेंट्स को पैसा देना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था जमींदार को। और जमींदार फिर बेसिकली अगर ब्रिटिशर्स के ज़माने का जमींदार सिस्टम बात करें, ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम के थ्रू इसको ब्रिटिशर्स को टैक्स देना पड़ता था। ये इसको पैसा देते थे और ये ब्रिटिशर्स को टैक्स पे करता था, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये था जमींदारी सिस्टम। तो बेसिकली जमींदारी सिस्टम का एबोल्यूशन मतलब जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए, ठीक है, जो एक्ट्स और रेगुलेशंस है, ठीक है, वो इसमें मेंशन्ड है। ऑलराइट। और इसमें बेसिकली पार्लियामेंट के कुछ एक्ट्स और रेगुलेशन है जो अदर मैटर से डील करते हैं, ठीक है। ऑलराइट। फिर देखो देखो हाँ, मैंने बताया था कि ओरिजिनली जो हमारे शेड्यूल्स थे वो 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। फिर जो नौवा शेड्यूल ऐड किया गया था ना, नौवा शेड्यूल ऐड किया गया था, वो ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। तो जो पहला अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 में, ठीक है, उसके थ्रू इसको ऐड किया गया था, 9 शेड्यूल को, ठीक है। सो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 एडेड द 9th शेड्यूल to protect the laws included in it from judicial scrutiny, 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 TINY, scrutiny on the ground of violation ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो देखो, अगर जैसे जो आपके फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर आपकी गवर्नमेंट, ठीक है, कोई ऐसा लॉ बनाती है, ठीक है, जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, बेसिकली आपसे आपका फंडामेंटल राइट को यूज करने से प्रिवेंट करता है, ठीक है, तो उसे जो सुप्रीम कोर्ट होगा ना, सुप्रीम कोर्ट होगा, वो उसे जुडिशियल स्क्रूटनी, यानी बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो उसमें जांच पड़ताल करने के बाद उसको बेसिकली खत्म कर देगा या उसे नल घोषित कर देगा, ठीक है। अगर आप बेसिकली आपकी सरकार कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं कर सकती है, ठीक है, जो बेसिकली आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, ठीक है, आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, तो ऐसा कोई भी लॉ सरकार नहीं बना सकती है। अगर ऐसा कोई लॉ बनाती है तो जो जुडिशरी है, आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो उसकी जांच पड़ताल करेगा, और अगर ऐसा पाया जाता है कि ये लॉ नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, तो फिर उस लॉ को पास नहीं होने दिया जाएगा, उसको वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। बट जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 था ना, ठीक है, उसने 9 शेड्यूल को ऐड किया, 9 शेड्यूल को ऐड किया, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द लॉज, जो 9 शेड्यूल में लॉज थे ना, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द लॉज फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इसने क्या किया, जो 9 शेड्यूल में लॉज थे ना, ठीक है, उनको जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए इम्यून कर दिया, कि भले ही जो 9 शेड्यूल में लॉज हैं वो भले ही फंडामेंटल राइट्स को वायलेट क्यों ना करते हो, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट क्यों ना करते हो, इन पे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, इनकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होगी, और जब जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होगी तो यानी वो लॉ पास हो जाएगा। तो 9 शेड्यूल में ऐसे लॉज हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हुए भी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में या 9 शेड्यूल में मैंशनड है, ठीक है। ये हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट थ्रू 1951। हाउएवर हाउएवर ठीक है, इन 2007 the Supreme Court ruled that the laws included in this schedule after 24th April 1973 are now open to
जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, हम आपको इतनी छूट दे सकते हैं कि जो भी लॉज 9 शेड्यूल में ऐड किए गए हैं 24 अप्रैल 1973 के बाद, ठीक है, अब उन पे जुडिशियल स्क्रूटनी, जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल स्क्रूटनी होगी। और अगर ऐसा पाया जाता है कि जो भी लॉज 9 शेड्यूल में 24 अप्रैल 1973 के बाद ऐड किए गए हैं और वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं, ठीक है, तो जुडिशियल स्क्रूटनी से उनको नल घोषित कर दिया जाएगा कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, इनको आप यूज नहीं कर सकते, उनको परास्त बेसिकली वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका 10th शेड्यूल। कलर फिर से चेंज करते हैं हम यहाँ से, लेट्स टेक इट ब्राउन। 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल। मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी है यार, अब तो खैर समझ में आने लगी होगी। ऑलराइट, तो इट कंटेन्स प्रोविजंस relating to disqualification of the members of, अरे यार एक सेकंड, of parliament and state legislature on the ground of defection, on the ground of defection। और ये ऐड कब किया गया था, दूसरे पेज पे लिखता हूँ, यहाँ इसको हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि एंटी डिफेक्शन लॉ का मेंशन कहाँ मिलता है। एंटी डिफेक्शन लॉ का मेंशन मिलता है आपके 10th शेड्यूल में। और 10th शेड्यूल ऐड कैसे किया गया था, इट वाज एडेड थ्रू 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं अभी मोटे मोटे तौर पे बताऊं ना, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, अभी आप आगे जाके पूरे डिटेल में एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ोगे, बट अगर मैं बताऊं तो बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ बेसिकली कुछ एक कहता नहीं है कि कुछ सर्टेन गाइडलाइंस दी गई हैं। ठीक है, कुछ सर्टेन ग्राउंड्स दिए गए हैं। ठीक है, कुछ सर्टेन ग्राउंड्स दिए गए हैं। अगर इन ग्राउंड्स का अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है, वो इन ग्राउंड्स को वायलेट करता है ना, वो इन ग्राउंड्स को वायलेट करता है, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसकी उसकी जो बेसिकली सदस्यता है, ठीक है, जो मेंबरशिप है, चाहे वो पार्लियामेंट की हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर की हो, वो चली जाएगी। तो बेसिकली ये समझ लो, ये उसके लिए वो है, ये ग्राउंड जो है बेसिकली उसके लिए एक गाइडलाइन की तरह है कि इसके दायरे में रह के आपको काम करना है। अगर इस दायरे को आप वायलेट करते हो, इन ग्राउंड्स को वायलेट करते हो, तो आपकी सदस्यता, आपकी मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, ऑलराइट, ओके। फिर आता है आपका 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल, ठीक है, 11th शेड्यूल में क्या है, इट कंटेन्स द प्रोविजंस दैट स्पेसिफाई द पावर्स, authority and responsibilities of पंचायत। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, जब मैंने आपको 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट बताया था कि एक यूनियन गवर्नमेंट है, उसकी फिर एक स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट में भी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी है। फिर मैंने आपको बताया था कि वो 11th शेड्यूल में पंचायत को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रखा है। ठीक है, तो ये वही चीज आ गई, इट कंटेन्स प्रोविजंस दैट स्पेसिफाई पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। ठीक है, ऑलराइट। और फिर ये ऐड कौन सा अमेंडमेंट से किया गया था, 11th शेड्यूल ये किया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखी है। ठीक है, और पंचायत कितने मैटर से डील करता है, इट हैज 29 मैटर्स। ये बात भी मैंने आपको पहले से बता रखी है। ठीक है, ऑलराइट। और एक बात और याद रखना कि पंचायत का जो बेसिकली एक आर्टिकल होता है, ठीक है, वो होता है पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल 243G, आर्टिकल 243G। ठीक है, तो ये बात भी हमें याद रखनी है कि आर्टिकल 243G जो है वो पार्लियामेंट, वो पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है,
फिर आता है आपका 12th एंड फाइनल शेड्यूल, 12th एंड फाइनल शेड्यूल, ठीक है। बेसिकली वही चीज है, इट डील्स विद प्रोविजंस दैट स्पेसिफाई द पावर्स, authority and responsibilities of municipality, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि मैंने पहले भी मेंशन कर रखा है म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। इसका म्यूनिसिपैलिटीज है, म्यूनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? ये ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, ठीक है। और इसमें कितने मैटर्स है म्यूनिसिपैलिटी के पास? इट हैज 18 मैटर्स, ये 18 मैटर्स के साथ डील करता है। और जो आर्टिकल इसके साथ एसोसिएटेड है म्यूनिसिपैलिटी के साथ, वो है आर्टिकल 243 का W, 243W, आर्टिकल 243W। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके शेड्यूल्स, ठीक है, ठीक है। फिर इन शेड्यूल्स को, जैसे शेड्यूल्स 12 है ना, ठीक है, तो अगर आपको इनको याद करना हो तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसकी, ठीक है। टीयर्स, ये बहुत फेमस ट्रिक है यार, बहुत लोगों को पता होती है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पुराने पीएम के आंसू कह लो, ठीक है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो देखो टी से क्या है आपका? टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन वाला पार्ट, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और नेम्स वाला पार्ट, ठीक है। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन पहले शेड्यूल में, ठीक है। ई से क्या हो जाएगा आपका? ई से हो जाएगा आपका एमोल्यूमेंट्स, एमोल्यूमेंट्स यानी सेकंड शेड्यूल में एमोल्यूमेंट्स, प्रिविलेजेस और अलाउंसेस। ए से अफर्मेशन, ठीक है, अफर्मेशन, अफर्मेशन, ये अफर्मेशन लिख दिया है। एंड ओथ, ओथ एंड अफर्मेशन लिखी हुई है, ओथ्स एंड अफर्मेशन। आर से आपका क्या हो जाएगा? राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन, राज्यसभा में सीटों का एलोकेशन। एस से क्या हो जाएगा? शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एरियाज, ठीक है। ओ से क्या हो जाएगा? अदर, अदर ट्राइबल एरियाज, अदर ट्राइबल एरियाज ऑफ, वो जो 4 स्टेट थे ना, कौन कौन से? मेघालय, आसाम, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है, अदर ट्राइबल एरियाज, ठीक है। एफ से क्या हो जाएगा? जो आपकी फेडरल लिस्ट थी ना, 3 फेडरल लिस्ट, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, ठीक है, तो फेडरल लिस्ट आ जाएगा। ओ से क्या आ जाएगा? ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। एल से क्या आ जाएगा? लैंड रिफॉर्म। एंड डी से क्या हो जाएगा आपका? एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, ठीक है। पी से तो फिर पंचायत, पंचायत एंड एम से म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी जो है बेसिकली वो आपकी एम से आ जाएगी। तो आई होप आपको अब बिल्कुल एग्जैक्टली एक बार में याद हो गए होंगे, या एक दो बार पढ़ोगे तो आपको इस ट्रिक से बिल्कुल आपके शेड्यूल लाइन वाइज लाइन आपको याद हो जाएंगे। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है। तो फिर नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। आई होप पूरा आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।